जय श्री राधे फ्रेंड्स। गौतम ने अयाना की तरफ देखकर कहा, बात भागने या भगाने की नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे बॉस ने आप दोनों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी है। अलीशा रोने जैसी शक्ल बना लेती है। लेकिन मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर घूमकर आना है। और अलीशा की मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे से आंसू भर जाते हैं। अयाना अलीशा से बोली, रहने दो अलीशा, तुम्हारे आंसू का इन पत्थर दिल इंसानों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह लोग पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं। गौतम अलीशा को रोते हुए देख थोड़ा बेचैन हो जाता है। वह अलीशा के आंसू को पोंछते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बॉस से इस बारे में बात करूंगा। यह सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ जाती है। रियली? प्रॉमिस करो, आप उनसे बात करोगे ना? गौतम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस। इस बात पर अयाना अपनी आंखें रोल करती है और फिर से तकिए में अपना मुंह घुसा लेती है। फिर तो जा चुकी तुम बाहर। वह डेविल कभी एग्री नहीं करेगा। गौतम अयाना की तरफ देखकर बोला, आपके पैरों और बॉडी में दर्द हो रहा होगा ना? मैं इन दो औरतों को लेकर आया हूँ आपकी मसाज के लिए। यह लोग आपकी बॉडी की मसाज करेंगी, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। कल आपको इससे भी ज्यादा हार्ड वर्कआउट करना है, सो बी प्रिपेयर्ड। गुस्से और डिसबिलीफ के साथ अयाना बिस्तर में उठकर बैठ जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि? अरे मैं इंसान हूँ, कोई रबड़ की डॉल नहीं जिसे तुम जितना तोड़ो मरोड़ो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह नॉर्मल अपनी शेप में आ जाएगी। तुम लोगों ने आखिर मुझे समझकर क्या रखा है? मुझे ऐसे टॉर्चर करके या करने का इरादा क्या है तुम्हारा? अगर नहीं जिंदा देखी जा रही तो एक ही बार में उड़ा दो ना गोली से। वैसे भी उस दिन उस डेविल ने मुझ पर गोली चलाई थी, हाथ पर क्यों चलाई? सीधा सीने पर ही चला देता या फिर सर पर, एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाता। गौतम अयाना की आंखों में कबीर के लिए बेइंतहा नफरत देखता है। वह अलीशा की तरफ देखकर बोला, अलीशा बेटा, इन दोनों को जरा किचन का रास्ता दिखाओ, इन दोनों को वहां से तेल लेकर आना होगा ना अयाना दीदी की मसाज के लिए। उसके बाद गौतम अलीशा को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। अलीशा चुपचाप एक बार गौतम और एक बार अयाना की तरफ देखती है। उसके बाद वह अपनी डॉल सिंड्रेला को अपने हाथ में लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और वह दो औरतें उस छोटी सी बच्ची को फॉलो करते हुए उनके पीछे चली जाती हैं। गौतम अयाना की तरफ देखता है जो बहुत गुस्से में लग रही थी और फ्रस्ट्रेट भी। गौतम अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर अयाना के सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी बॉडीगार्ड के जैसे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस को पसंद नहीं करती, उनसे नफरत करती हैं। तब अयाना बोली, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उससे तुरंत ही मार दूंगी और एक सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे उसे मारने में। गौतम कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, उन्हें मारने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। खैर, आज अच्छे से आराम कीजिए क्योंकि कल आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है। गौतम जाने लगता है कि अयाना पीछे से बोल पड़ी, गौतम रुको। गौतम के कदम रुक जाते हैं और वह पलटकर अयाना की तरफ देखता है। अयाना उठकर गौतम के पास जाती है। वह बड़ी मुश्किल से उठ पा रही थी क्योंकि उसके पैर में बड़ा दर्द हो रहा था। वह गिरने ही वाली थी कि गौतम फटाक से उसे अपनी मजबूत हाथों में पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। अयाना जैसे तैसे करके अपने पैरों पर खड़ी होती है। थैंक यू गौतम। गौतम अपने हाथ पीछे करके खड़ा हो जाता है। अयाना गौतम से बोली, इतने दिनों में यहाँ पर रहकर मैंने यह चीज तो पक्का नोट की है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम छोड़ दो ना इस आदमी का साथ, क्यों खुद को भी इस गंदगी में धकेल रहे हो? वह एक डेविल है, ना जाने खुद उसने कितने गलत काम किए होंगे और तुमसे भी करवा रहा है। तुम्हारी क्या कोई फैमिली नहीं है? कोई तो होगा तुम्हारा अपना जिसे तुम्हारी चिंता होती होगी। तो इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? क्या सिर्फ नौकरी के लिए तुम अच्छे खासे दिखते हो? आराम से एक मॉडल बन सकते हो। तुम्हें इसके पास नौकर बन के नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? गौतम के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं मेरे बॉस को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, चाहे सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, चाहे भगवान भी, पर मैं हमेशा उनके पीछे खड़ा रहूंगा। अयाना इरिटेट होकर बोली, लेकिन क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो तुम उसके लिए इतने लॉयल? दिखता नहीं तुम्हें वह कितना घटिया इंसान है? गौतम एक गहरी सांस लेकर अयाना से बोला, मेरे बॉस घटिया नहीं है, लोगों को बस उन्हें लेकर गलतफहमियां जरूरत से ज्यादा हैं। सबने उनका साथ छोड़ दिया, वो जहां हैं वहां अकेले खड़े हैं, लेकिन मैं उनके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अयाना गुस्से और डिसबिलीफ के साथ गौतम को देखती है। और कोई इंसान एक डेविल के लिए इतना वफादार कैसे हो सकता है? आखिर कौन सा काला जादू कर रखा है इस इंसान ने गौतम पर? अयाना बोली, आग से खेलने वालों
के खुद के हाथ भी जल जाते हैं गौतम। वह डेविल एक आग है, उससे दूर रहो, अपने हाथों को जलने से बचा लो, वरना एक दिन वह तुम्हें मारने में भी नहीं हिचकिचाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके लिए इतने वफादार हो, उसे इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? उसके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। शर्त लगा सकती हूँ कि उसके लिए तुम उसके बंगले में काम कर रहे हर गार्ड की तरह एक नॉर्मल गार्ड हो। दैट्स इट, कोई स्पेशल नहीं हो तुम उसके लिए। गौतम ने इस बात पर स्ट्रेट आवाज में जवाब दिया, मुझे उनके लिए स्पेशल होने की उम्मीद भी नहीं है। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं उनके आसपास हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए, और अगर कभी उनके लिए मुझे मरने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मेरे लिए मेरे बॉस सब कुछ है, मेरा परिवार, मेरा भगवान, मेरा सब कुछ। मैंने अपनी जिंदगी उनके नाम की है और जब तक सांस चल रही है हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए सबसे आगे रहूंगा। यह बोलकर गौतम सीधा वहां से चला जाता है। ऐना हैरान थी, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। क्या आदमी है, बेवकूफ आदमी। अब तो मुझे शक है कि उस डेविल को पक्का काला जादू आता है। मुझे बस खुद को उससे बचाना होगा। अगर उसने मुझ पर भी काला जादू करने की कोशिश की तो मैं उसे फोड़ डालूंगी। यह बोलकर अहना गुस्से में अपने पैर को टेबल पर मारती है, पर अचानक उसे जबरदस्त दर्द होता है और वह दर्द में कूदने लगती है। आह! अहना फर्स्ट में अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ लेती है और फिर से जैसे तैसे बिस्तर पर जाके गिर जाती है। मौका मिलते ही उस टेबल की खटिया खड़ी कर दूंगी मैं, बस एक मौका मिल जाए। रात के टाइम अगस्त्य घर पर आता है। वो काफी लेट हो गया था। अपने ख्यालों में खोया अगस्त्य जब घर में एंट्री करता है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। शुभी टेबल पर सर रख के सो रही थी। अगस्त्य अपने कदमों को धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा लेता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि टेबल पर खाना रखा हुआ है और शुभी टेबल पर सर रख के सो रही है। शायद वह उसका ही वेट कर रही है और वेट करते करते सो भी गई। अगस्त्य घड़ी में टाइम देखता है, 11 बज चुके थे। वाकई में उसे बहुत ज्यादा लेट हो गया था। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ देर तक शुभी को सोते हुए देखता है। सोते हुए शुभी किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए। सारे जहां की मासूमियत इस वक्त शुभी के चेहरे पर ही आकर टिक गई थी। तभी मदन काका वहां पर आते हैं। अगस्त को देखकर वह कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी अगस्त उन्हें चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि उनकी आवाज से कहीं शुभी जाग न जाए। मदन काका इशारे को समझकर बस हल्का सा अपना सर हिला देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगस्त कुछ देर तक शुभी को ऐसे ही देखता रहता है। कभी उसे मौका मिला था शुभी को सोते हुए, इतने सुकून से सोते हुए देखने का, जहाँ शुभी को देखकर उसके दिल को ठंडक मिल रही थी, वहीं उसके सीने में एक अजीब सा दर्द भी उठ रहा था। इस मासूम से चेहरे को कितनी बार रुलाया होगा उसने, और अभी बहुत बार रुलाना शायद बाकी है। आखिर कैसे करेगा वह यह सब। तभी अचानक अगस्त का फोन बजता है और रिंगटोन की आवाज से शुभी की नींद खुल जाती है। अगस्त तुरंत फोन बंद कर देता है, लेकिन शुभी की नींद अब टूट चुकी थी। जब वह अगस्त को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देखती है तो वह एकदम से सीधी हो जाती है। तुम कब आए? अगस्त ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा। बस अभी आया, शुभी ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। तो फिर मुझे जगह देना चाहिए था। अगस्त चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। शुभी खाना चेक करके बोली, खाना ठंडा हो गया है, बैठो मैं गर्म करके लेकर आती हूँ। शुभी खाना लेकर किचन में चली जाती है। अगस्त कुछ सेकंड तक वहीं पर बैठा रहता है, फिर वह अपनी बहन के कमरे की तरफ देखता है। समायरा के कमरे की तरफ वह खड़ा होता है और समायरा के कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वह अपनी बहन को देखता है जो बिस्तर में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क अभी भी उसके चेहरे पर था। अपनी बहन को ऐसी बेजान सी हालत में जब वह देखता था तो उसके सीने में तेज दर्द होता था और पीयूष के लिए उसकी नफरत और भी ज्यादा भड़क जाती थी। वह चलकर अपनी बहन के पास आकर बैठ जाता है, समायरा के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है। आई एम सॉरी समायरा, तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाने में मैं नाकामयाब रहा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया और अब तुम्हारे गुनहगार को भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं वह कहाँ है, कौन से कोने में छुपकर बैठ गया है। पर तुम चिंता मत करो, वह पाताल में भी होगा तो निकाल कर लेकर आऊंगा मैं उसे। उसने जो किया है उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, अपनी जान देकर। अगस्त समायरा से बातें कर रहा था, लेकिन समायरा की आंखें बंद थी और वो लेटी हुई थी। अगस्त समायरा से बोला, कबीर से मिला था मैं आज, उससे ढूंढने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने। आज वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। यह सोचकर अगस्त के होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ जाती है
उस इंसान को पता ही नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं और उसे कोई मतलब ही नहीं किसी से। वह सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ खुद के लिए। खुद से प्यारा उसे कोई भी नहीं है। मैं कभी माफ नहीं कर सकता उसे उस रात के लिए, कभी भी नहीं। अगस्त को बचपन की एक झलक याद आती है जब वह बहुत छोटा था और लगभग अपने जितने ही एक छोटे से बच्चे को चिल्लाकर रोक रहा था, कबीर कबीर मत जाओ, कबीर रुक जाओ। और वह दूसरा बच्चा देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही पल में अगस्त अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को पकड़ के धुएंधार बारिश में अपने छोटे छोटे पैरों के साथ चेहरे पर बहुत सारा डर और घबराहट से जितना हो सके उतना तेज भाग रहा था। उसके पीछे उसे जबरदस्त गोली चलने की आवाज भी सुनाई देती है, मगर वह रुकता नहीं है और ना ही पलटकर देखता है, क्योंकि उसके पीछे उसके और उसकी बहन की जान लेने के लिए कई लोग पड़े थे। अपनी बहन को कस के अपने हाथों में दबाकर अगस्त फुल स्पीड के साथ भाग रहा था। भागते भागते अगस्त गुस्से में इतना बड़बड़ाया, तुम हमें छोड़कर भाग गए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कबीर, कभी भी नहीं। मैं समायरा को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे बचाऊंगा। यह बोलते हुए अगस्त बस भागते ही जा रहा था। मशीन की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अगस्त को यह रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू टपककर एक बूंद समायरा के हाथ पर गिर गई। अगस्त होश में आता है और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करता है और समायरा के सर पर हाथ फेरता है। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाएगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, आई प्रॉमिस। जिस दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है उससे दोबारा कभी नहीं गुजरना पड़ेगा, और तुम्हें दर्द देने वाले को भी मैं हद से ज्यादा दर्द दूंगा। अपने भाई पर भरोसा रखना। अगस्त समायरा के माथे पर किस करता है और उसके बाद उठकर जाने लगता है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। कमरे के दरवाजे पर शुभी खड़ी हुई यह सब देख रही थी। शुभी को देख अगस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते। वह तुरंत अपने दर्द और उदासी को छुपाकर एक कोल्ड मैन बन जाता है। वह शुभी के बगल से गुजर जाता है और शुभी वहीं पर खड़ी रह जाती है। अभी अभी अगस्त ने जो कुछ भी कहा उसने सब सुना। कबीर कौन है यह कबीर? उसने कभी उस इंसान का नाम नहीं सुना। वह अगस्त का कुछ लगता है क्या? उसका अगस्त के साथ या समायरा के साथ कोई रिश्ता है क्या? शुभी कंफ्यूज थी, पर उसने अगस्त की यह बात भी सुनी थी कि वह पीयूष से कितनी नफरत करता है। शुभी एक गहरी सांस लेकर बड़बड़ाई, चाहे दुनिया भर इधर के उधर हो जाए, मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरा भाई समायरा के साथ यह सब कर सकता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर वह ऐसा क्यों करेगा? सच्चाई क्या है इसका मुझे पता लगाना ही होगा। अपने भाई को बेकसूर साबित करना ही होगा। रात को तकरीबन 1 बजे आयना की नींद खुलती है। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, इसलिए वह टेबल के बगल में देखती है पानी लेने के लिए, लेकिन वहां पर जग खाली रखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। आयना इरिटेशन में बड़बड़ाई, ये लोग पानी क्यों नहीं रखते? खाली जग को क्या मैं सर में मारूं? एक तो वैसे ही हाथ पैर टूट रहे हैं, ऊपर से अब किचन तक भी मुझे चलकर जाना होगा। आयना देखती है कि उसके बगल में अलीशा बहुत सुकून से सो रही है। आयना हल्का सा मुस्कुराकर अलीशा के सर पर हाथ फेरती है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है। फिर वह जैसे तैसे खड़ी होती है, जग को अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे कदमों के साथ कमरे से बाहर किचन की तरफ जाने लगती है। किचन से पानी भरकर जब वह वापस आ रही थी तो अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, कुछ गिरने की आवाज। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वह आगे बढ़ती है तो वह हॉल में पहुंच जाती है। वहां पर कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह देखती है कि 2 लोग वहां पर बहुत पैशनेटली और बहुत एग्रेसिवली एक दूसरे को जबरदस्त किस कर रहे हैं। कबीर की बाहों में एक खूबसूरत सी लड़की थी। वह देखती है कि 2 लोग वहां पर बहुत पैशनेटली, बहुत एग्रेसिवली एक दूसरे को जबरदस्त किस कर रहे हैं। कबीर की बाहों में एक खूबसूरत सी लड़की थी जो काफी मदहोश लग रही थी। कबीर उसे दीवार से लगाकर किस किए जा रहा था, कभी गोद में उठाता, कभी टेबल पर बैठाता। एकदम धुआंधार किसिंग चल रही थी। वह लड़की भी धीरे धीरे कबीर के कपड़ों को उसके बदन से अलग कर रही थी। वह भी कबीर की तरह एग्रेसिव होकर उस पर टूट पड़ रही थी। कबीर उसकी स्कर्ट को ऊपर उठाकर उसके बदन को अपने हाथों से छूता है, सहलाने लगता है और उसके साथ वहीं पर मेकआउट करने लगता है। आयाना इतनी ज्यादा शॉक थी कि वह जब पीछे हटती है तो एकदम से टेबल से कुछ गिर जाता है। आवाज सुनकर कबीर और उस लड़की के कान खड़े हो जाते हैं। वो एकदम से रुक जाते हैं और उस डायरेक्शन में देखते हैं। आयाना एकदम से एक बड़े से पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और दिल की धड़कनें बहुत तेज। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं प्लीज नहीं। आयाना कड़क होकर खड़ी हो गई थी और प्रे कर रही थी कि कबीर की नजर उस पर ना पड़ी हो। कबीर और वो लड़की दोनों उस तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी। वह लड़की कबीर से कंफ्यूजन में बोली, वहां पर कोई है क्या? कबीर उस लड़की को छोड़ उस डायरेक्शन में जाकर देखता है, कहीं वहां पर कोई मौजूद तो नहीं। वहां पर पहुंचकर कबीर देखता है कि टेबल के ऊपर से कुछ गिर गया है।
वह उसे उठाता है और उसे वापस टेबल पर रख देता है। उसकी तीखी नजरें इधर उधर दौड़ती हैं पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। वह जाने लगता है, तभी जमीन पर उसे थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। वह लड़की दूर से कबीर से बोली, इज एनीबॉडी देयर बेबी? कबीर एक बार फिर से उस तरफ देखता है पर कोई नजर नहीं आता। वह एक गहरी सांस लेता है और उस लड़की के पास चला जाता है। इट्स नथिंग स्वीट हार्ट, कम ऑन लेट्स स्टार्ट अगेन। यह बोलकर कबीर उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर एक बार फिर से किस करने लगता है। वह लड़की भी कबीर को अपनी बाहों में खींच लेती है। दोनों पैशनेटली फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं और अग्रेसिव होकर किस करने लगते हैं। अयाना हल्का सा अपना सर निकालकर पिलर के पीछे से देखती है। उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख उसके चेहरे पर डिस्गस्टिंग से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसे राहत थी कि इस बात की कि कबीर ने उसे देखा नहीं। वह चुपके से अपने पैर दबाकर वहां से निकलने का सोचती है। कबीर उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है। दोनों एक दूसरे को अब भी किस किए जा रहे थे। कबीर उस लड़की को सीढ़ियों से होता हुआ गोद में उठाए हुए अपने कमरे में ले जा रहा था। अयाना वहां पर खड़ी कबीर को जाता हुआ देखती है। कमरे में ले जाने के बाद कबीर दरवाजे को लात मारकर बंद कर देता है और वह लोग वहां पर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अयाना को एक गहरी राहत की सांस आती है। थैंक गॉड उसने मुझे देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या करता मेरे साथ। अयाना चुपके से फटाफट अपने कमरे में भागकर जाती है। करीब आधी रात को एक परछाई आगस्त के बंगले में एंट्री करती है। आगस्त अपने कमरे में सो रहा था और शुभी समायरा के कमरे में। एक काली सी परछाई छुपते हुए घर में समायरा के रूम के पास आती है। वो अंदर झांक कर देखती है और चल के रूम के अंदर एंट्री करती है। वह परछाई अपनी 2 आंखों से पूरे कमरे को स्कैन करती है। पूरे कमरे में समायरा जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी और शुभी वहां पर काउच पर सो रही थी। वह शायद कोई आदमी था, कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जो धीरे धीरे अपने कदमों को दबा दबा कर कमरे के अंदर एंट्री करता है और समायरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह शुभी की तरफ देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद समायरा की तरफ जो बिस्तर पर एक लाश की तरह लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क में IV ड्रॉप की सुइयां लगी हुई थी और उसके अगल बगल की मशीनों में अब भी टूटू की आवाज आ रही थी। वह आदमी बगल में पड़ा तकिया उठाता है और उसकी पूरी परछाई समायरा के चेहरे पर आ जाती है। वो तकिया को धीरे धीरे समायरा के चेहरे के पास लेकर आने लगता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह समायरा को जान से मारने के लिए आया है और वही कोशिश कर रहा है। समायरा के चेहरे के बहुत करीब पहुंचकर वह आदमी समायरा का ऑक्सीजन मास्क को पकड़ लेता है। वह उस मास्क को हटा देता है और तकिए को जैसे ही समायरा के चेहरे के पास लाने लगता है तभी अचानक उसका पैर सामने रखी किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे हल्की सी आवाज हो जाती है और शुभी की नींद टूट जाती है। उस आदमी के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। वह शुभी की तरफ देखता है जो नींद से जाग रही थी। शुभी यह आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखों को मसलकर वह चारों तरफ देखती है। कमरे में अंधेरा था। तभी अचानक उसे मशीन की आवाज थोड़ी तेज सुनाई देने लगती है। एकदम से शुभी चौंक जाती है। वह फटाफट से खड़ी होकर लाइट्स ऑन करती है। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ समायरा थी जिसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हट गया था और जिस वजह से उसे सांस आनी बंद हो गई थी, इसलिए मशीनों की आवाज एकदम से तेज हो गई थी, जो शायद उसकी नब्ज और हार्ट बीट की सिचुएशन बता रही थी जो खराब होती जा रही थी। शुभी चौंक जाती है। वह भागकर समायरा के पास आती है और देखती है कि उसका ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे से नीचे उतर गया है। यह मास्क कैसे हटा? हैरान होकर शुभी फटाफट से वह मास्क पकड़ती है और समायरा की नाक पर रख देती है। कुछ ही सेकंड बाद जब समायरा की सांस नॉर्मल हो जाती है तो मशीनों की आवाज भी नॉर्मल हो जाती है। शुभी एक गहरी सांस लेती है। वह हैरान थी कि ऐसे कैसे समायरा के चेहरे से मास्क हट। वह चारों तरफ देखती है पर उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता, कोई भी नहीं। फिर वह देखती है कि कमरे की खिड़की खुली है। यह खिड़की कैसे खुल गई? मैं तो इसे बंद करके सोई थी। शुभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फाइनली उसने सोचा शायद मैंने बंद ही नहीं की होगी, शायद मैं भूल गई। शुभी खिड़की के पास जाती है और खिड़की को बंद करके अच्छे से लॉक करके पर्दे लगा देती है। फिर वह वापस आकर समायरा के पास बैठ जाती है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा तो कोमा में है, तो फिर वह मास्क उसके चेहरे से कैसे हटा? अगर उसने उठने में देर हो जाती तो शायद समायरा का काम ही तमाम हो जाता। खिड़की के नीचे खड़ा हुआ वह आदमी जिसने अभी अभी समायरा को जान से मारने की कोशिश की, वह खिड़की की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसका प्लान नाकाम होने का गुस्सा। वह अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है और फिर वहीं अंधेरे में गायब हो जाता है। कौन था
कौन था यह आदमी जो समायरा को जान से मारने की कोशिश कर रहा था और उस इरादे से घर में घुसा था, और आखिर क्यों? शुभी के जागते उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बस खिड़की के पास गया और धीरे से खिड़की खोली और बाहर कूद गया। अगर उसे 1 सेकंड भी देर हो जाती तो शायद शुभी उसे देख लेती। खिड़की बंद करने का तो उसे मौका ही नहीं मिला। तब तक शुभी जाग चुकी थी और कमरे की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। बंगले के बाहर निकलकर वह आदमी कॉल लगाता है और किसी से बात करता है। नहीं मार पाया मैं उसे, वह बच गई। उसे खत्म करना होगा, वो राज उसे पता है, वह किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें करके वह आदमी फोन कट कर देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह आयाना की नींद खुलती है और जोर से अंगड़ाई लेती है और धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी बॉडी में अब कम दर्द था। कल की मालिश से उसे काफी अच्छा खासा आराम मिला था। उसे अच्छे से नींद भी आई थी। वह उठकर जैसे ही बैठती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और सांस हलक में अटक जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कुर्सी पर कबीर बैठा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी, जलती हुई सिगरेट, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत शैतानी थे। वह इस वक्त बिल्कुल एक डेविल लग रहा था। कबीर को देखकर आयाना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और आयाना के ऐसे फेस रिएक्शन को देखकर कबीर के होठों पर तिरछी सी शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह नोट करता है कि आयाना के कपड़े, उसके बाल काफी बिखरे हुए हैं, जिसमें वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही है। कबीर आयाना को अच्छे से देखता है। आयाना जब यह गौर करती है कि कबीर उसके बदन को देख रहा है तो वह नोट करती है उसके कपड़े काफी बिखरे हुए हैं। वह फटाक से अपने कपड़ों को ठीक कर लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक घिनौना इंसान उस पर गंदी नजर से देखे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती ऐसे किसी के कमरे में घुसते हुए? कब से बैठे हो तुम यहाँ पर? जब तक तुम सुकून से सो रही थी तब से। कबीर अपनी सिगरेट को सामने टेबल के छोटे से बर्तन में बुझा देता है। उसके बाद वह उठकर आयाना की तरफ अपनी कदम बढ़ाता है। कबीर चलकर आयाना के पास आता है और उसके करीब आकर हल्का सा उसकी तरफ झुक जाता है। आयाना की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। पीछे होते होते हुए वह सिर्फ बिस्तर में गिर जाती है। उसके करीब आकर कबीर ने आयाना के चेहरे पर बहुत सेंसिटिवली अपना हाथ फेरते हुए कहा, तो कल रात तुमने सब कुछ देख लिया है ना? कबीर की बात सुनकर आयाना की सांस रुक जाती है और धड़कनें तेज घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। क्या मतलब? क्या देख लिया मैंने? आयाना हिचकिचाने लगती है। आयाना को ऐसे अनजान बनता हुआ देख कबीर मुस्कुरा देता है। अब इतना भी अनजान मत बनो। मैं जानता हूँ कल रात को तुम नीचे थी और तुमने सब कुछ देखा। तो बताओ, हाउ वॉज माई परफॉर्मेंस? डू यू लाइक इट? कबीर की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर आयाना को बड़ी घिन आने लगती है। वह कबीर को पीछे धकेल देती है। दूर हटो मुझसे, यू आर डिस्कस्टिंग। आयाना की हरकत से कबीर के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। आयाना के पास पहुंचकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को करीब लाता है। आयाना को थोड़ा दर्द होता है। कबीर काफी सीरियस आवाज में आयाना से बोला, वन मोर टाइम एंड यू विल रिग्रेट। मेरे सामने थोड़ा तमीज से पेश आया करो। उसके बाद आयाना के बालों को छोड़कर कबीर खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े थोड़ा ठीक ठाक करता है। फटाफट तैयार होकर अपने वर्कआउट सेक्शन पर जाओ और उसे खत्म करने के बाद शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हारी ड्रेस तुम्हारे कमरे में पहुंचा दी जाएगी, उनमें से कोई चुनकर अपने लिए पहन लेना। यह बोलकर कबीर जाने लगता है कि आयाना थोड़ा हिचकिचाहट और कंफ्यूजन में पूछती है, किस लिए तैयार होना है? क्या करने वाले हो तुम? कबीर रुककर पलटकर आयाना की तरफ देखकर बोला, आज रात तुम्हें पार्टी में ले जाने वाला हूँ। उसके बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है। कबीर की बात सुनकर आयाना हैरान भी थी और कंफ्यूज भी। किस पार्टी की बात कर रहा है ये? करना क्या चाहता है आज मेरे साथ? आयाना को नहीं समझ आ रहा था आज उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगस्त ऑफिस के लिए निकलता है और उसे घर से बाहर जाकर याद आता है कि वो एक अपनी इम्पोर्टेंट फाइल घर में ही भूल आया। तो वापस आने लगता है। तभी अचानक उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके पास आसपास है। एक्चुअली एक आदमी बड़ी ही देर से अगस्त को देख रहा था छुपकर। अगस्त को बस ऐसा एहसास होता है, वह चारों तरफ देखता है पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। वह कंफ्यूज हो जाता है, शायद ऐसे ही उसके दिमाग में वहम हो गया होगा। अगस्त पलटकर बंगले के अंदर जाने लगता है। तभी उसके पीछे शुभी खड़ी हुई थी और अगस्त अचानक उसे देखकर एकदम से हड़बड़ा जाता है। अगस्त को ऐसे देख शुभी अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। अगस्त अपनी हड़बड़ाहट को कंट्रोल करके चेहरे पे थोड़े नॉर्मल से एक्सप्रेशन लेकर आता है। वह शुभी से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शुभी अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल्स को अगस्त की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे कमरे में ही भूल गए थे। वो फाइल देखकर अगस्त बहुत ऑकवर्ड फील करता है। हाँ, मैं इसे लेने ही आ रहा था। अगस्त वह फाइल ले लेता है और गाड़ी में रख देता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। शुभी 2 कदम पीछे हट जाती है और अगस्त गाड़ी में बैठता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। शुभी वहां पर अकेली खड़ी हुई थी। गाड़ी को देखती है। गाड़ी के मिरर में से अगस्त पीछे शुभी को देखता है। शुभी को देखते ही पता नहीं कि उसकी धड़कनें हमेशा इतनी तेज क्यों हो जाती हैं। अगस्त के चले जाने के बाद शुभी भी पलटकर बंगले के अंदर चली जाती है। वह सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात करने लगती है। दूर से खड़ा एक आदमी शुभी को देखता है। वह एक फोन लगाता है। हाँ मिस्टर अगस्त्य राव ऑफिस के लिए निकल गए हैं। घर पर उनकी बीवी है। सारा दिन धुआंधार वर्कआउट सेक्शन के बाद अयाना अपने कमरे में आती है। वह थककर चूर हो जाती है। शाम हो गई थी। उसका वर्कआउट फाइनली खत्म हो गया था। यह लोग पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे हैं। टॉर्चर करने की भी हद होती है। अयाना नहाकर बाहर आती है और बिस्तर पर गिर जाती है। तभी दो नौकरानी अंदर आती हैं, एक पोर्टेबल वॉर्डरोब लेके। उसमें बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सुंदर फैंसी डिजाइनर और ऐसे जिसे देखकर कोई लड़की बहुत हॉट और सेक्सी लगे। अयाना जब उन्हें देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। यह सब क्या है? इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी उसे कबीर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तुम्हें इनमें से एक ड्रेस चुनकर अपने लिए लेना है और तैयार होना है। कबीर के अंदर आते ही सारे नौकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। अयाना अपनी आंखें सुकेड़कर कबीर से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम करने क्या वाले हो मेरे साथ? कबीर ने अपनी हल्की सी आईब्रोज ऊपर उठाकर कहा, आई थिंक मैंने तुम्हें बता दिया था कि आज रात को मैं तुम्हें एक जबरदस्त पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। अयाना अनोइंग सा फेस बनाकर बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं जाना। इस बात पर कबीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम भी कमाल हो। अब तक तो यहाँ से बाहर जाने के लिए तड़प रही थी, अब जब मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जा रहा हूँ तो तुम नहीं जाना चाहती, यहीं पर रहना चाहती हो? क्यों? मुझसे बहुत प्यार हो गया है क्या तुम्हें, जो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती? कबीर की बात सुनकर अयाना अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। प्यार माय फुट, अगर मैं यहाँ पर रुकी तो एक ही मकसद है कि तुम्हें जान से मार कर जाऊंगी। इस बात पर कबीर हंसने लगता है। वह अयाना के पास आता है। पास आते आते उससे एकदम से दीवार से लगा देता है और अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक कर देता है। अयाना थोड़ी शॉक हो जाती है। वह अपनी नजर चुराती है, क्योंकि वह उस डेविल की आंखों से आंखें नहीं मिलाना चाहती थी। धीरे से कबीर उसके करीब आकर उसके कान में फुसफुसाकर बोला, इनमें से कोई अच्छी सी ड्रेस चुनकर पहन लो, तुम्हें देखकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अयाना कबीर को जोर से धक्का मारना चाहती थी, पर कबीर ने सुबह से जो वार्निंग दी थी वह भूली नहीं थी। वैसे भी इस डेविल का कोई भरोसा नहीं। यह तो गर्दन भी ऐसे काटता है जैसे सेब काट रहा हो, साला कमीना। कबीर पीछे होता है और कपड़ों की तरफ जाता है। चलो अब अगर तुम नहीं चुन रही हो तो मैं ही तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस चुन लेता हूँ। कबीर सारी ड्रेस निकाल कर देखता है और एक एक ड्रेस को देखकर मुंह बना लेता है। फाइनली उसे एक शॉर्ट रेड कलर की बहुत सेक्सी ड्रेस मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये मिली ना काम की चीज, यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, यह लो पहन लो इसे। यह बोलकर कबीर उस ड्रेस को बिस्तर पर गिरा देता है। अयाना बिस्तर के पास जाती है और उस ड्रेस को उठाकर देखती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसी ड्रेसेस बहुत रिलीविंग और बहुत छोटी थी। अयाना गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेती है, उस ड्रेस को बिस्तर पर फेंक कर मारती है। मैं इतनी वाहियात ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। क्या सोचकर तुमने मेरे लिए ये ड्रेस निकाली है, इतनी भद्दी ड्रेस? कबीर अयाना से बोला, तुम्हें यही ड्रेस पहननी पड़ेगी। अयाना अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए अपनी डार्क आंखों से कबीर को देखते हुए बोली, और अगर मैंने नहीं पहनी तो क्या करोगे तुम? जबरदस्ती पहनाओगे मुझे? इस बात पर कबीर अयाना के पास आकर थोड़े शरारती अंदाज में बोला, वैसे अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े निकालूं और फिर अपने हाथों से वह ड्रेस तुम्हें पहनाऊं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो इसमें काफी मजा आएगा। अयाना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कबीर की ऐसी फ्लर्टिंग भरी घटिया बातें सुनकर अयाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उसका मन तो कर रहा था कि इस डेविल को पकड़कर दीवार से जोर से मारे और मारकर इसका सर तरबूज की तरह फाड़ दे। वो डिस्गस्टिंग भरी नजरों से कबीर को देख रही थी, पर कबीर की आंखों की शरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर अयाना से बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। कबीर अपने हाथ अयाना के कपड़ों की तरफ बढ़ाता है कि अयाना तुरंत 4 कदम पीछे हट जाती है। खबरदार खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझे? कबीर ने अयाना से कहा, तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम यह नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ड्रेस पहनाऊं तो खुद ही पहन लो, पर यही ड्रेस पहनो, क्योंकि यह मेरा ऑर्डर है। इसके बाद कबीर अपने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, फटाफट तैयार होकर आओ, और हाँ, मेकअप थोड़ा अच्छे से करना, यह बंदरिया जैसी शक्ल लेकर मत आ जाना। कबीर का कमिटमेंट सुनकर अयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक्सक्यूज मी, बंदरिया किसे कहा तुमने? खुद का चेहरा कभी देखा है? चिंपैंजी जैसे लगते हो, चिंपैंजी कहीं के। इस बात
इस बात पर कबीर ने जवाब दिया, तो इससे पहले मैं चिंपैंजी की तरह तुम पर कूद जाऊं। फटाफट तैयार होकर नीचे आओ। 20 मिनट में से 1 मिनट निकल चुका है, सिर्फ 19 मिनट बाकी हैं। इस बात का ख्याल रखना कि टाइम का बहुत पक्का हूँ, मेरी एक एक मिनट की बहुत कीमत है, तो मेरा वक्त बर्बाद करने की तुम्हें सजा मिलेगी। अगर 1 मिनट भी तुमने लेट किया तो कल से तुम्हारा वर्कआउट सेशन 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यह बोलकर कबीर कमरे से चला जाता है। कबीर की बात सुनकर आयाना की आंखें बड़ी हो जाती। व्हाट द फक। हालांकि आयाना को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उसका वर्कआउट सेशन लिया जा रहा था, अगर उसमें 1 सेकंड भी बढ़ा दिया जाए तो उसके प्राण तभी निकल जाएंगे। 2 घंटे का रिस्क तो वह बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वह फटाफट ड्रेस उठाती है और बाथरूम में भाग जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर का लगभग सारा काम निपटाने के बाद शुभी समायरा के कमरे में आती है। वह देखती है कि कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है घर के बाकी सारे टेम्परेचर के मुकाबले। यह यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी ऑन नहीं है क्या? शुभी देखती है कि समायरा के कमरे का एसी ऑन नहीं है। वो रिमोट उठाती है और एसी को ऑन करती है, लेकिन 3-4 बार बटन दबाने के बाद भी एसी ऑन नहीं होता। शुभी इरिटेट होकर रिमोट को 2-3 बार अपने हाथ में हल्का हल्का मारती है और फिर एसी चलाती है। यह क्या हो गया? एयर कंडीशनर ऑन क्यों नहीं हो रहा? कितनी गर्मी हो गई है इस कमरे में। समायरा को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके बार बार एसी चलाने की कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं चलता तो वह इरिटेट हो जाती है। लगता है खराब हो गया, जल्दी ठीक करवाना होगा। शुभी फोन उठाती और अगस्त को कॉल लगाती। अगस्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ कुछ डिस्कशन कर रहा था। उसके सामने प्रोजेक्ट की स्लाइड के सामने खड़ा आदमी प्रोजेक्टर के एक एक स्लाइड को सबको एक्सप्लेन करके समझा रहा था। तभी अचानक अगस्त का फोन बजने लगता है। आज वह फोन साइलेंट पर करना भूल गया था। अचानक अगस्त के फोन बजने पर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अगस्त अपोलाइज करता है, ओ आई एम सॉरी। वह देखता है कि शुभी उसे कॉल कर रही, तो अगस्त कंफ्यूज हो जाता है। शुभी मुझे कॉल क्यों कर रही? शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त खड़े होकर बोला, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जस्ट गिव अ मिनट। सॉरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, आई कांट इग्नोर इट। सब लोग बस हल्की सी अपनी गर्दन हिला देते हैं और अगस्त को फोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। वह फोन रिसीव करके बोला, हाँ क्या हुआ? दूसरी तरफ से शुभी ने अगस्त से कहा, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया कि समायरा के कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया है और इस वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई है। क्या तुम प्लीज किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज सकते हो ठीक करने के लिए? अगस्त ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, ठीक है मैं भेजता हूँ। यह बोलकर वह कॉल कट कर देता है। अगस्त भी कॉल कट करके किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल और उसे राव मेंशन में जाने को कहता है। समायरा के पास पहुंचकर शुभी उसके पास बैठ जाती है। वह देखती है कि समायरा के माथे पर पसीना आया हुआ है। काफी ज्यादा गर्मी हो गई थी, ऊपर से उसने ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा था। पता नहीं कितनी देर से एसी नहीं चल रही। बेचारी समायरा। शुभी फटाफट उसके पसीने को पोंछ देती है और फैन को थोड़ा और तेज कर देती है। थोड़ी देर में इलेक्ट्रिशियन बंगले के गेट पर एंट्री करता है। उस इलेक्ट्रिशियन के हाव भाव देखकर यह नहीं लग रहा था कि वह इलेक्ट्रिशियन है। यह वही आदमी है जो बंगले पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसने इस वक्त इलेक्ट्रिशियन के कपड़े पहन रखे थे। बाहर गार्ड उससे कुछ तलाशी लेते हैं और सुबह से परमिशन लेकर उसे अंदर आने देते हैं। सुबह उस इलेक्ट्रिशियन को लेकर समायरा के कमरे में आती है और उसे एयर कंडीशनर दिखाती है। यह देखिए यहाँ पर है, आप प्लीज चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिशियन हल्का सा सर हिला देता है और वहां पर एक टेबल लगाकर उस पर चढ़कर चेक करने लगता है। शुभी कुछ देर वहीं पर बैठी रहती है। वह इलेक्ट्रिशियन बार बार पलटकर शुभी की तरफ देख रहा था, जो कि सोफे पर बैठकर कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वह चाहता था कि ये यहाँ से किसी तरह से चली जाए। तभी मदन काका शुभी के पास आकर उसे किसी काम के लिए बाहर ले जाते हैं। वह इलेक्ट्रिशियन बस शुभी के वहां से चले जाने का ही इंतजार कर रहा था। शुभी के जाने के बाद वह तुरंत टेबल से नीचे उतरता है और अपने लाए हुए सामान की एक सीक्रेट जगह से एक छोटी सी कांच की शीशी जिसमें कुछ दवाइयां भरी हुई थी और एक इंजेक्शन निकालता है। वह फटाक से उस इंजेक्शन को भरता है और दरवाजे की तरफ देखता है, पर वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था। तो वह समायरा के पास जाता है। समायरा को जो ड्रिप लगी हुई थी, वह उस प्लास्टिक की थैली के लिक्विड में फटाफट उस इंजेक्शन की दवाई को मिला देता है। वह दवाई उस लिक्विड में पानी की तरह मिल जाती है। कुछ देर में शुभी कमरे के अंदर एंटर करती है। वह आदमी अपना सामान पैक कर रहा था। शुभी उसे देखकर बोली, तो हो गया आपका काम? उस आदमी ने खड़े होकर कहा, जी मैम हो गया। शुभी उसके बाद एयर कंडीशनर ऑन कर देती है, जो कि ठीक ठाक काम करने लगता है। वह आदमी अपना सामान उठाता है, पेमेंट रिसीव करता है और उसके बाद बंगले से चला जाता है। बंगले के बाहर जाते ही वह एक फोन लगाता है और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ इंफॉर्मेशन देता है, काम हो गया है।
उसके बाद वह आदमी वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। शुभी वहीं समायरा के पास बैठ जाती है। वह समायरा की डायरी को, उसकी पुरानी यादों को पढ़ने लगती है और समायरा से कुछ बातें भी करने लगती है। समायरा की वेन में लगी हुई वह सुइयां उस प्लास्टिक की थैली के लिक्विड को उसके बदन में ट्रांसफर कर रही थी, उसकी वेन में ट्रांसफर कर रही थी। और उसमें उस इंसान ने जो दवाइयां मिलाई थी, कुछ देर बाद वह दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अचानक से समायरा की हालत में प्रॉब्लम होने लगती है। मशीनों की आवाज तेज होने लगती है। समायरा की धड़कनें गड़बड़ाने लगती है। शुभी जब यह देखती है तो वह चौंक जाती है। फटाक से डायरी को साइड में रखकर मशीन को देखती है, फिर समायरा को। क्या हुआ समायरा, तुम्हें क्या हुआ? यह समायरा को क्या हो रहा है? यह मशीन, इसकी हार्ट बीट, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? एकदम से सुबह पैनिक हो जाती है और मदन काका को जोर से आवाज लगाती है। मदन काका यहाँ आइए जल्दी। मदन काका भागते हुए आए। क्या हुआ बेटे? शुभी घबराई हुई सी बोली। मदन काका देखो ना, समायरा की हालत अचानक से बिगड़ने लगी है। समायरा की बिगड़ती हालत को देखकर मदन काका भी हैरान हो जाते हैं। बिटिया, मैं अभी हॉस्पिटल में कॉल लगाता हूँ, तुम अगस्त बेटे को कॉल लगाकर सारी बात बताओ। शुभी फटाफट अपना सर हिलाती है और अगस्त को कॉल लगाती है। इस बार अगस्त ने फोन साइलेंट पर कर रखा था, वह मीटिंग में बिजी था। कम ऑन अगस्त, पिक अप द फोन। एकदम से समायरा की हालत बिगड़ती हुई देखकर शुभी और मदन काका बहुत हैरान थे। शुभी बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि मशीनों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, जो शुभी में एक डर पैदा कर रही थी। मदन काका फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं और शुभी अगस्त को। अगस्त कॉल नहीं उठाता, वो मीटिंग में था और उसने फोन को साइलेंट पर रखा था। ऊपर से उसने फोन को पलट कर रखा था तो वो स्क्रीन भी नहीं देख सकता था। शुभी बहुत बेचैनी में इधर उधर चक्कर काट रही थी। फोन उठाओ अगस्त प्लीज। वह बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही थी पर अगस्त फोन नहीं उठा रहा था। मदन काका भागकर शुभी के पास आकर बोले, बिटिया मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, वह बस आती ही होगी। तुमने अगस्त को फोन किया या नहीं? शुभी घबराई हुई सी आवाज में बोली, कर तो रही हूँ काका, लेकिन अगस्त फोन उठा ही नहीं रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। वह दोनों समायरा की तरफ देखते हैं। समायरा की हालत हर सेकंड के साथ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। शुभी की आंखों की आंसू आ जाते हैं। वह समायरा के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर मसलने लगती है, एक और बार बार मशीनों की तरफ भी देखती है जो गड़गड़ाए जा रही थी। दूसरी तरफ अगस्त मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में जाता है। वह प्योन को कॉफी के लिए बोलता है, उसके बाद शांति से सोफे पर लेट जाता है। तभी असिस्टेंट भागता हुआ अगस्त के पास आता है। सर आपका फोन कहाँ है? अगस्त कंफ्यूजन में अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, मेरे पास है। क्यों, क्या हुआ? असिस्टेंट थोड़ा घबराई हुई सी आवाज में बोला, सर आपके घर से इमरजेंसी हो गई है। आपकी वाइफ ने मुझे कॉल किया था, आप प्लीज उनका कॉल रिसीव कीजिए। अगस्त यह बात सुनकर एकदम से शॉक से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और हल्के डर के साथ डर दिखाई देने लगता है। शुभी ने फोन क्यों किया होगा? आखिर क्या हो गया घर पर जो उसे असिस्टेंट के पास कॉल करने की जरूरत पड़ रही है? एक अनचाहा सा डर अगस्त के दिल को घेर लेता, उसकी धड़कनें तेज कर देता है। फटाक से अगर इस अगस्त ने पॉकेट से फोन निकालता है तो देखता है कि शुभी की बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी। शुभी की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर अगस्त की सांस उसकी हलक में अटक जाती है, उसके दिल में कपकपी शुरू हो जाती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। शुभी उसे इतनी कॉल तो कभी नहीं करती। अगस्त नहीं जानता था कि क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है शायद कुछ ठीक नहीं हुआ है। वह फटाफट शुभी को कॉल लगाता पर शुभी कुछ रिंग तक कॉल उठाती नहीं। हर बजती रिंग के साथ अगस्त की धड़कनें तेज हो रही थी, उसके बदन में थरथराहट सी पैदा हो रही थी। तभी उसे शुभी की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई देती जो काफी घबराई हुई थी। हेलो अगस्त। अगस्त शुभी की आवाज सुनते ही हल्की सी राहत के साथ बोला, शुभी तुमने मुझे कॉल की थी, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? शुभी कुछ सेकंड तक चुप रहती है। अगस्त डेस्परेशन से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। उसे शुभी की सिसकियों की आवाज आने लगती है। अचानक वह घबराने लगता है। शुभी जवाब दो, क्या हुआ? वह उसके जवाब का बहुत डेस्परेटली इंतजार कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। शुभी दूसरी तरफ से रोते हुए अगस्त से बोली, अगस्त तुम प्लीज सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। समायरा की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। यह सुनकर अगस्त इतना चौंक जाता है कि सोफे से धड़ाम से गिर जाता है। क्या क्या कहा तुमने? समायरा को क्या हुआ है? अगस्त की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। शुभी रोते हुए अगस्त से बोली, मुझे नहीं पता, अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है और मदन काका उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, सिटी हॉस्पिटल। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आगस्त फटाक से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और बिना अपना कोट उठाए सीधा ऑफिस से बाहर भागने लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद आगस्त फटाक से अपनी गाड़ी के पास जाता है, उसमें बैठता है और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। जल्द ही आगस्त की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। अंधेरा होने को आया था पर हॉस्पिटल पूरे तरीके से जगमगा रहा था। इनफैक्ट शहर की हर तरफ काफी जगमगाहट थी। आगस्त फटाक से गाड़ी से निकलकर अंदर भागता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, उसे बहुत डर भी लग रहा था। उसकी दुनिया, उसकी फैमिली सिर्फ उसकी बहन ही तो है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा उसके बिना। अंदर पहुंचकर वह देखता है कि शुभी और मदन काका वहां पर बैठे। अगस्त को देखते ही शुभी भागकर उसके पास आती है। अगस्त, वो रोते हुए अगस्त को हक कर लेती है। मदन काका भी वहां पर आते हैं। अगस्त उन दोनों से बोला, क्या हुआ है समायरा को? ऐसे अचानक उसकी तबीयत को क्या हो गया? अब कैसी है वह? शुभी अचानक अगस्त से बोली, पता नहीं, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए हैं, उसका इलाज चल रहा है। अगस्त शुभी से बोला, लेकिन अचानक से हुआ क्या है? शुभी ने रोते हुए ना में सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, अचानक ही उसकी तबीयत। अगस्त शुभी से बोला, लेकिन अचानक उसे हुआ क्या है? शुभी ने रोते हुए ना में अपना सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता मुझे उसे क्या हुआ। अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। कुछ पल पहले तक तो सब कुछ ठीक था, फिर एकदम से मशीन जोर जोर से आवाज करने लगी, उसकी पल्स गिरने लगी, हार्ट बीट कम होने लगी और मैं बहुत डर गई थी। हम फटाक से उसे अस्पताल लेकर आए। मैंने तुम्हें भी बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही उठा रहे थे, तो तुम्हारे असिस्टेंट के पास कॉल करना पड़ा। अब अगस्त को अफसोस हो रहा था कि उसने अपने फोन को साइलेंट पर क्यों रखा। अगर नहीं रखता तो शायद वह यहाँ पर पहले ही पहुंच जाता। शुभी अगस्त से बोली, मुझे डर लग रहा है, समायरा को कुछ होगा तो नहीं ना? अगस्त खुद नहीं जानता था कि वह क्या बोले, क्योंकि डर तो उसे भी बहुत ज्यादा लग रहा था। पर वह शुभी को रिलैक्स करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ भी नहीं होगा। मदन काका भी उदासी भरी आवाज में बोले, पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमारी समायरा बिटिया को पहले से ही इतनी खराब हालत में थी और अब यह सब। अगस्त एक गहरी सांस लेकर मदन काका से बोले, काका आप घर जाइए, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। शुभी तुम भी घर जाओ। अगस्त शुभी की तरफ देखकर बोला। शुभी ने मना करते हुए कहा, नहीं, जब तक समायरा ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पर रहना है उसके पास। मदन काका ने भी जवाब दिया, हाँ अगस्त बेटा, जब तक समायरा ठीक नहीं हो जाती हम यहीं पर रुकते हैं। अगस्त आगे कुछ नहीं बोला। तीनों काफी देर तक वहां पर इंतजार करते रहे। दूसरी तरफ आयाना तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। वह ड्रेस जो उसने पहनी थी उसमें वह नो डाउट गजब की आइटम लग रही थी, बहुत सेक्सी और बहुत ही ज्यादा सुंदर। लेकिन वह ड्रेस काफी अनकंफर्टेबल थी उसके लिए, इसलिए वह बहुत हिचकिचाते हुए कमरे से बाहर निकली थी। जब वह नीचे कबीर के पास आती है तो कबीर उसे देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। वह गौतम के साथ बैठा हुआ था और अलीशा गौतम की गोद में बैठी हुई थी। वह लोग चेस खेल रहे थे। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अयाना को देखता ही रहता है। यहाँ तक कि आसपास के गार्ड्स भी अयाना को देखकर बस देखते ही रहते हैं। काफी हॉट लग रही थी अयाना। कबीर जब ये नोट करता है कि सारे गार्ड्स भी अयाना को देख रहे हैं तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। वह अपना गला साफ करता है और सारे गार्ड्स अपने बॉस के गुस्से को महसूस करके तुरंत ही अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं। अयाना काफी ऑकवर्ड होकर ड्रेस को इधर उधर से खींचती हुई अपने हाथों से अपने बदन को थोड़ा छुपाने में नाकाम होती हुई अपनी कोशिश करती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। वह नोट करती है कि सब लोग उसे घूर कर देख रहे हैं। हालांकि गौतम के चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। हल्का सा हैरान तो वह भी हुआ था, पर फिर बाद में उसके एक्सप्रेशन तुरंत नॉर्मल हो गए थे। अलीशा अपने मुंह पर हाथ रख के बोली, ओ माय गॉड अयाना दीदी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, लेकिन आपने मेरे साइज की ड्रेस क्यों पहन रखी है? गौतम खड़ा हो जाता है। अलीशा की बात सुनकर अयाना के चेहरे पर इरिटेटिंग से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। अलीशा ये सब बोल रही थी। अयाना को कबीर ने जो ड्रेस दी थी वो वाकई में बहुत छोटी थी और अयाना को इस बात से बड़ा गुस्सा आ रहा था। कबीर अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल फिर थोड़ा कोल्ड करते हुए बोला, ठीक है अब चलो। अलीशा कबीर से बोली, आप कहीं जा रहे हो डेविल अंकल? कबीर ने अलीशा से कहा, हाँ मैं तुम्हारी अयाना दीदी को एक पार्टी में लेकर जा रहा हूँ, हमें आने में थोड़ी लेट हो जाएगी, तुम खाना खाकर आराम से सो जाना, ठीक है? कबीर हल्का सा अलीशा के सर पर हाथ घुमाता है। अलीशा अपनी गर्दन हिला देती है। उसके बाद कबीर अयाना की तरफ कोल्ड आंखों से देखता है और उसे
ने पीछे चलने का इशारा करता है। अनोइंग एक्सप्रेशन के साथ अयाना के पास कोई और चारा ना होते हुए वह कबीर के पीछे चल देती है। जल्द ही वह लोग एक बड़े से क्लब के अंदर एंट्री करते हैं। क्लब में काफी भीड़भाड़, काफी शोर शराबा, म्यूजिक पार्टी वगैरह चल रहा था। इन सब के बीच कबीर सीक्रेटली अपने आदमियों के साथ क्लब में अंदर एंटर करता है। अयाना इरिटेट हो चुकी थी। वह कबीर से बोली, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर क्या है? कबीर ने अयाना से कहा, क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये क्लब है, यहाँ पर यूजुअली लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। क्या तुम पहले कभी क्लब नहीं आई हो? टू बी कंटिन्यू। हेलो माय डियर लिसनर, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। सच्ची बताऊं तो मैं आप लोगों को कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट करती हूं, लेकिन जब आपका कमेंट्स एक दो शब्द में होता है या फिर आता ही नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती हूं, क्योंकि मुझे पढ़ने को कुछ नहीं मिलता। मैं आप लोगों की क्रेविंग का ख्याल रख रही हूँ अच्छे अच्छे चैप्टर्स डालकर। आप लोग भी मेरी क्रेविंग को शांत कीजिए ना, अपने खास अच्छे कमेंट लिखकर। ओके देन, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।